डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारी आज से ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं और हम अपना जो सेकंड पेपर थे वो स्टार्ट कर रखा था और सेकंड पेपर का फर्स्ट सेक्शन अपना चल रहा था, जिसके अंदर 4 चैप्टर हैं वो कंप्लीट करवा दिए गए। ठीक, चौथे चैप्टर है लास्ट क्लास में ये मैं कंप्लीट करवा के गया था, उसके कुछ नोट्स लिखवाने रह रहे हैं, तो उस नोट्सों को मैं आज अभी PDF के माध्यम से आपके पास सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो अगला चैप्टर है चैप्टर 5 फर्स्ट सेक्शन का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। ठीक है, और आर्थिक महत्व में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है संघ प्रोटोजोआ के प्राणियों के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, इन प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व। देखिए, जो प्रोटोजोआ है ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के समूह होते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के समूह होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटोजोआ है ये सब पृथ्वी के सभी आवासों के अंदर, जल हो, थल हो, नभ हो, सभी आवासों के अंदर प्रोटोजोआ वर्तमान में पाए जाते हैं। ये सभी आवासों में प्रोटोजोआ उपस्थित होते हैं। ठीक, अब देखिए प्रोटोजोआ है इनके मानव व अन्य जीवों के लिए इनके लाभदायक महत्व भी होते हैं और हानिकारक। इन मानव के लिए लाभदायक भी होते हैं तथा हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन लाभदायक महत्व। प्रोटोजोआ के लाभदायक महत्व। लाभदायक महत्व में नंबर 1 आता है जल शुद्धिकरण में। अनेक जो प्रोटोजोआ हैं वो ऐसे होते हैं जो जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देने के कारण जो जल है वो शुद्ध हो जाता है या पीने योग्य होता है। अतः प्रोटोजोआ जल के शुद्धिकरण में भी सहायक होते हैं। प्रोटोजोआ है वो जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, जिससे जल का शुद्धिकरण होता है। सेकंड, भोजन के रूप में अनेक प्रोटोजोआ जल में पाए जाते हैं। इन प्रोटोजोआ हैं जो जल में पाए जाते हैं। तो जल में उपस्थित प्रोटोजोआ व उनके लार्वा, जल में उपस्थित प्रोटोजोआ व उनके लार्वा अनेक जीवों के लिए ये भोजन बनते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अनेक जीव जल में उपस्थित प्रोटोजोआ व उनके लार्वा को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं या भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जल में उपस्थित प्रोटोजोआ व उनके लार्वा अनेक जीवों के लिए भोजन बनते हैं। इस कारण ये खाद्य श्रृंखला, ये जो फूड चेन होती है उस फूड चेन पे एक कड़ी इन्हीं को माना जाता है। इसीलिए ये इसको प्रोटोजोआ को खाद्य श्रृंखला की कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया भोजन के रूप में। नंबर 3, महासागरीय पंख व जीवाश्मीय
प्रोटोजोआ व जीवाश्मीय प्रोटोजोआ। रेडियोलेरिया वर्ग, रेडियोलेरिया व हेलियोजोआ। रेडियोलेरिया व हेलियोजोआ वर्ग के जो प्राणी हैं, इन प्राणियों के कंकाल धीरे धीरे समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। रेडियोलेरिया व हेलियोजोआ वर्ग के जो प्राणी हैं, इन प्राणी जैसे ही मृत होते हैं तो इनके कंकाल धीरे धीरे समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। और ये जमा होते हैं, यानी ये जो कंकाल समुद्र की तली में जो जमा होते हैं, इन्हें ही रेडियोलेरियाई इसको इन्हें महासागरीय पंख कहा जाता है। ठीक है, रेडियोलेरिया व हेलियोजोआ वर्ग के प्राणियों के कंकाल समुद्र की तली में धीरे धीरे जमा हो जाते हैं, इन्हें ही महासागरीय पंख कहा जाता है। अब ये जो महासागरीय पंख हैं, ये करोड़ों वर्षों के पश्चात, महासागरीय पंख करोड़ों वर्षों के पश्चात अत्यधिक दबाव के कारण ये चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, महासागरीय पंख अत्यधिक दबाव के कारण ये चट्टानों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। और इन चट्टानों के अंदर या फिर महासागरीय पंख के अंदर उस समय उपस्थित जो जीव होते हैं या उसके समकालीन जो जीव होते हैं, इन जीवों के जो कंकाल हैं, इन चट्टानों में दब जाने के कारण अब जो वर्तमान में अपने को प्राप्त होते हैं, वो वर्तमान में जो हमें प्राप्त होते हैं उनको जीवाश्म कहा जाता है। तत्कालीन समय जब महासागरीय पंख बनते हैं, उस समय जिन जीवों का शरीर इन महासागरीय पंख के अंदर या चट्टानों के अंदर दब जाता है, वो वर्तमान में हमें जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो महासागरीय पंख व जीवाश्मीय प्रोटोजोआ। नेक्स्ट आता है यानी महासागरीय पंख या जो इनसे जो चट्टानें बनी हैं, इन चट्टानों का जो उपयोग है वो चोक, भवन निर्माण व निस्यंदक, चोक, भवन निर्माण व निस्यंदक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो तो ये तीसरा था अपने पास महासागरीय पंख व जीवाश्मीय प्रोटोजोआ। नंबर 4, चौथा लाभदायक महत्व है सहभोजिता के रूप में, सहभोजिता के रूप में। देखिए, कुछ जो प्रोटोजोआ है वो कुछ प्रोटोजोआ मानव व अन्य जीवों में सहभोजी के रूप में पाए जाते हैं, या मानव या अन्य जीवों के साथ सहभोजी के रूप में प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं ओपेलाइना जो प्रोटोजोआ है, ये मेंढक के साथ सहभोजी के रूप में पाया जाता है। जबकि मैक्रोबियम जो प्रोटोजोआ है, ये मानव के अंदर सहभोजी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ओपेलाइना है वो मेंढक के अंदर सहभोजी के रूप में पाया जाता है, जबकि मैक्रोबियम जो प्रोटोजोआ है, ये मानव के सहभोजी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नंबर 5,
नाशकों के रूप में। देखिए अनेक जो प्रोटोजोआ हैं, ये प्रोटोजोआ जो हानिकारक कीट होते हैं, हानिकारक कीट, इन कीटों के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अनेक जो प्रोटोजोआ हैं वो हानिकारक कीटों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तथा परजीवी के रूप में उनको कीटों को नुकसान पहुंचा करके उनकी संख्या में कमी करते हैं, जिससे इनका उपयोग जो कीटनाशकों के रूप में भी होता है। ठीक है, ये तो थे प्रोटोजोआ के लाभदायक महत्व। देखो एक बार देखना, जल शुद्धिकरण में जल में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको प्रोटोजोआ नष्ट कर देते हैं, जिससे जल शुद्ध होता है। भोजन के रूप में अनेक जो प्रोटोजोआ हैं उन जल में पाए जाते हैं और जल में उपस्थित प्रोटोजोआ व उनके लार्वा अनेक जीवों के लिए भोजन बनते हैं, इसलिए ये इन्हें खाद्य श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में ही माना जाता है। थर्ड है महासागरीय पंख व जीवाश्मीय प्रोटोजोआ। देखो रेडियोलेरिया व हीलियोजोआ वर्ग के जो प्राणी हैं, ये जैसे मृत होते हैं तो इनके मृत कंकाल हैं वो महासागर या समुद्रों के अंदर धीरे धीरे जमा हो जाते हैं, जिन्हें महासागरीय पंख कहा जाता है। अब ये जो महासागरीय पंख है करोड़ों वर्षों के पश्चात दबाव के कारण चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके अंदर तत्कालीन समय, उस समय जो जीव होते हैं वो उनके जो कंकाल हैं इन चट्टानों में भी जमा हो जाते हैं, जो वर्तमान में हमें जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। इनका जो उपयोग है चौक, भवन निर्माण व निस्यंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नंबर 4 इसका उपयोग है सहभोजिता के रूप में, यानी इनका चौथा महत्व है सहभोजिता के रूप में। मानव व अनेक जीवों के अंदर जो प्रोटोजोआ है वो सहभोजी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ओपेलाइना जो प्रोटोजोआ है, ओपेलाइना जो प्रोटोजोआ है वो मेंढक के अंदर पाया जाता है, जबकि मैक्रोबियम है वो मानव के अंदर सहभोजी के रूप में पाया जाता है। लास्ट है कीटनाशकों के रूप में। जैसे अनेक जो हानिकारक कीट होते हैं, इन कीटों के ऊपर जो प्रोटोजोआ है वो परजीवी के रूप में पाया जाता है, तो परजीवी के रूप में रह करके कीटों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कीटों की संख्या में कमी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रोटोजोआ के लाभदायक महत्व। सेकंड आता है प्रोटोजोआ के हानिकारक महत्व। भी देखिए हानिकारक महत्व। देखिए जैसे प्रोटोजोआ का मानव के लिए तथा अन्य जीवों के लिए लाभदायक महत्व होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो मानव को व अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ये हानिकारक भी होते हैं। जैसे मैं नंबर 1 बात करूं, जल शुद्धिकरण में अनेक जो प्रोटोजोआ हैं वो जल के अंदर उपस्थित होकर के जल को पीने योग्य नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं अनेक प्रोटोजोआ हैं वो जल को अशुद्ध करते हैं या दूषित करते हैं, जिससे जो जल है मानव व अन्य जीवों के लिए पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, अतः जो प्रोटोजोआ है ये जल को हानिकारक पड़ रहे हैं ना, जल को दूषित करने में, जल को दूषित करने में देखिए लाभदायक कर लिया मैंने। अनेक जो प्रोटोजोआ है वो जल के अंदर उपस्थित होकर के जल को दूषित करते हैं, जिसके कारण जो जीव हैं तथा मानव के जो है उनके लिए जो जल है वो पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं
गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स व जिम्नोडियम, जो प्रोटोजोआ है, गोनियोलैक्स व जिम्नोडियम जो प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ जल में अत्यधिक संख्या, या फिर ऐसे कह सकते हैं इन प्रोटोजोआ की जो संख्या है जल में अधिक होने के कारण जो जल है वो लाल हो जाता है, जो संपूर्ण जो जलाशय है वो लाल रंग का हो जाता है, और जिसे ही वाटर ब्लूमिंग या जल प्रस्फुटन, जिसे वाटर ब्लूमिंग या जल प्रस्फुटन कहा जाता है। गोनियोलैक्स व जिम्नोडियम जो प्रोटोजोआ है, ये जल में, इनकी संख्या जब जल में ज्यादा हो जाती है तो उस समय संपूर्ण जो जलाशय है वो लाल हो जाता है, और जिसे वाटर ब्लूमिंग या जल प्रस्फुटन कहा जाता है। ठीक है, सेकंड बारसारिया व यूरोग्लोनोप्सिना, बारसारिया व यूरोग्लोनोप्सिस, बारसारिया व यूरोग्लोनोप्सिस जो प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ जल के अंदर उनकी उपस्थिति होती है तो जल में ऐसी गंध आती है जैसे कि दूषित जल कीचड़ से गंध आती है। हम कह सकते हैं कि बारसारिया व ग्लोनोप्सिस की उपस्थिति के कारण जल से कीचड़ जैसी गंध आती है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया जल को दूषित करने में। ठीक, सेकंड है मृदा की उर्वरता में कमी, मृदा की उर्वरता में कमी। अनेक जो पक्षमावीय व कसावीय, अनेक पक्षमाव युक्त व कसाव युक्त जो प्रोटोजोआ है, अनेक पक्षमाव युक्त व कसाव युक्त जो प्रोटोजोआ है, इन प्रोटोजोआ के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु है वो इनके द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, जिसके कारण मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी होने के कारण मृदा की उर्वरता में कमी आती है, और जिससे फसल है उसकी फसल में भी वृद्धि कम होती है। इन पक्षमाव युक्त व कसाव युक्त अनेक प्रोटोजोआ है वो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और नाइट्रोजन की कमी के कारण जो फसल है उनका विकास भी कम हो पाता है। ठीक है, तो पहला तो था अपना जल को दूषित करने में। ठीक है, सेकंड है मृदा की उर्वरता में कमी। ठीक है, तो मृदा में उपस्थित जो पक्षमाव युक्त व कसाव युक्त, मृदा में उपस्थित जो पक्षमाव युक्त और कसाव युक्त जो प्रोटोजोआ है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और उनकी उर्वरता में भी कमी होती है। तो ये तो दो हो गए। अब देखो नंबर 3, तीसरा हानिकारक महत्व है रोग। अनेक जो प्रोटोजोआ हैं ये मानव के अंदर अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। काफी प्रोटोजोआ हैं वो मानव के अंदर अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो प्रोटोजोआ है ये मानव में अमीबिये
पेचिस रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये प्रोटोजोआ है, मानव में पायरिया रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, ट्रोपेनोसोमा जो प्रोटोजोआ है, ये मानव में अफ्रीकी निंद्रालु रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ट्रोपेनोसोमा प्रोटोजोआ है, ये मानव में अफ्रीकी निंद्रालु रोग है वो उत्पन्न करता है। इसके बाद प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा मानव में मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है लसमानिया प्रोटोजोआ के द्वारा मानव में काला जार रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, और लास्ट है ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस है, ये महिलाओं के अंदर ल्यूकीमिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये अमीबिये पेचिस रोग उत्पन्न करता है। एंड अमीबा जिंजीवेलिस है, वो पायरिया रोग उत्पन्न करता है। ट्रोपेनोसोमा जो प्रोटोजोआ है वो अफ्रीका निंद्रालु रोग उत्पन्न करता है, जबकि प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया, लेशमानिया के द्वारा कालाजोर, जबकि ट्राइकोमोनास वैजाइनेलिस जो प्रोटोजोआ है ये महिलाओं के अंदर ल्यूकीमिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रोटोजोआ के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक और इंपोर्टेंस के अंदर अपन ने दो देखे थे। ठीक है, एक तो लाभदायक और एक हानिकारक। लाभदायक में फर्स्ट था जल शुद्धिकरण में, उसके बाद भोजन के रूप में, तीसरा हमने महासागरीय पंख व जीवाश्म के रूप में, चौथा पढ़ा था अपन ने चौथा था कीटनाशकों के रूप में, और पांचवा था अपना ये तो सहभोजिता के रूप में। ठीक है, तो ये तो पांच थे अपने लाभदायक महत्व। उसके बाद हानिकारक महत्व देखे थे। हानिकारक महत्व में फर्स्ट था जल को दूषित करने में, सेकंड था फर्स्ट जल को दूषित करने में, तो सेकंड मृदा की जो उर्वरकता है उसके अंदर कमी, जबकि थर्ड था रोग। ठीक है, ये तो हो गए अपने जो प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।